बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टार्क, जिसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, फिर रिजिड बॉडी के लिए हम देखेंगे टार्क क्या होता है, फिर एट द एंड इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो लास्ट वाले जो 4 पॉइंट्स प्रॉपर्टीज़ के रह गए थे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये टॉपिक कंप्लीट शुरू से ही करवा रहा हूँ, तो रिवाइज़ कर रहा हूँ और फिर एट द एंड जो पॉइंट्स प्रॉपर्टी के 4 रह गए थे वो भी इसी में फिर डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, स्मार्ट सिलेबस को फोकस कर रहे हैं, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी टॉपिक समझेंगे अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो आप टॉपिक समझ रहे हैं इसको आप नोट भी करते जाएंगे, समझते भी जाएंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी ज़रूर पूछेंगे। तो आइए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टार्क की डेफिनेशन देखेंगे, इसका कंसेप्ट समझेंगे, डेली लाइफ में देखेंगे टार्क कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कंसेप्ट देखते हैं। टार्क बेसिकली कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट इज नोन एज टार्क। इसी का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आपने सेकंड नेम भी याद रखना है, टार्क का सेकंड नेम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इसको समझते हैं। मैंने इसका मतलब क्या है, कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो यहां पे मैंने वर्ड यूज किया टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी इसको अगर उर्दू में कहें तो इसका मतलब है फोर्स की वजह से रोटेट होना, फोर्स की वजह से घुमाव आना। अगर फोर्स की वजह से रोटेशन होगी तो इसको हम टार्क कहेंगे। इसको मजीद आगे वाली लाइन जो पिवट मैंने कहा उसको भी देखते हैं। अभी यहां तक इसको समझते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है। देखिए, इसके लिए मैं एक लेट करता हूं, हमारे पास रोड है, इस रोड के सेंटर पे पॉइंट है जिसका नाम रखेंगे सेंटर ऑफ मैस। क्यों, इसकी दोनों तरफ पे मैस एक जैसा है तो इसको सेंटर ऑफ मैस कह दिया। अगर इसी पॉइंट पे मैं फोर्स लगाता हूं तो ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ मूव करेगी, यानी ये टर्न नहीं करेगी, यानी यहां पे टार्क नहीं होगा। अब देखें, इस सेंटर ऑफ मैस से थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा अपर पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं, हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो अब फोर्स लगाने से इस रोड के अंदर टर्निंग आ जाएगी, मतलब ये रोटेट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा, फोर्स की वजह से रोटेट करेगी। हम इसको कहेंगे टार्क, यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से मूवमेंट आ रहा है, यानी फोर्स की वजह से टर्निंग आ रही है। अब देखें, यहां पे हमने टर्निंग कह दिया। अब यहां पे मैंने एक वर्ड और भी मेंशन किया था, पिवट पॉइंट, या मैंने एक और पॉइंट इसके साथ मेंशन किया था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स तो आता है, लेकिन किसके सराउंडिंग, किसके अराउंड, पिवट के अराउंड या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड। अब देखें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट क्या होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, पिवट एक पॉइंट होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन है जिसके गिर्द रोटेशन होती है। एक्सिस हम लाइन को कहते हैं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन जिसके अराउंड रोटेशन होगी, और पिवट एक पॉइंट का नाम है। इसके लिए हम एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से बात करते हैं। लेट करते हैं डोर है, इस डोर को हम ओपन करते हैं तो डोर रोटेट करेगा एक लाइन के अराउंड, मतलब ये टर्न करेगा एक लाइन के अराउंड। तो उस लाइन का हम नाम रख देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे इसी लाइन को अगर हम ऊपर से टॉप व्यू कंसिडर करें तो वो टॉप व्यू हमें लाइन की बजाय हमें एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। यानी ये मार्कर को साइड व्यू देख रहे हैं तो इसकी लेंथ दिखाई दे रही है। अगर इसका आप टॉप व्यू ऊपर से देखते हैं, अगर इधर से यूं देख रहे हैं तो ये आपको जस्ट अब लाइन नहीं, एक पॉइंट दिखाई देगा। इस पॉइंट का हम नाम रख देंगे पिवट, जिस पॉइंट के अराउंड रोटेशन हो रही होगी, और उसी पूरी लाइन का हम नाम रखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब इसकी पूरी बात करते हैं। अब इसका कंसेप्ट हो गया, यहां पे हमने एक कंसेप्ट सीख लिया कि टर्निंग आएगी और वो किसी पॉइंट के
या पिवट के अराउंड आएगी, उसी टर्निंग का हम नाम रख देंगे टार्क, या हम इसको कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखें ये बहुत सारी डेली लाइफ में हम एग्जांपल्स देखते हैं। अगर अब हम सुबह उठे नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज पढ़ते हैं, वुज़ू करते हैं और टैब ओपन करते हैं, टैब को आप टर्न कर रहे हैं, फोर्स लगा के कर रहे हैं टर्न, तो ये क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, फोर्स में और टार्क में थोड़ा सा ही फर्क है। अब फर्क क्या है कि आप फोर्स लगाएंगे तो रोड पे फोर्स लगाई थी, रोड स्ट्रेट मूव कर रही थी। अगर थोड़ा सा सेंटर ऑफ मैस से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं तो ये रोड क्या कर रही है, टर्न कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोड्यूस करती है, लेकिन टार्क टर्निंग प्रोड्यूस करेगी, टर्न करेगी किसी बॉडी को, यानी रोटेट कर रही होगी। तो अब यहां पे एक और क्वेश्चन भी आता है, क्या हम हर रोटेशन को टार्क कह सकते हैं? जैसे हम फैन की बात करते हैं, तो अगर फैन रोटेट कर रहा है तो क्या ये टार्क है, क्या ये टर्निंग इफेक्ट अबाउट एन एक्सिस टार्क कह सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इसको जरा एक्टिव होकर जरा समझिएगा। ये जो टार्क हम बात करते हैं फैन के लिए, फैन में हर केस के लिए टार्क नहीं कहते। लेट करते हैं, सपोज करते हैं कि फैन अभी रेस्ट में है, स्टॉप है, मूव नहीं कर रहा, मतलब कोई टर्निंग नहीं है, तो कोई टार्क भी नहीं होगा। अब इसको हम ऑन करते हैं, जब इसको ऑन किया तो क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। अब स्पीड इंक्रीज हो रही है विंग्स की, फैन के, तो क्या हो रहा है, वो टर्न कर रहा है, टर्न करते हुए अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है, तो ये टर्निंग इफेक्ट है, इसको हम टार्क कहेंगे, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे। अब उसके बाद इसकी कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब ये टर्न नहीं कर रहा, अब इसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, स्पीड इंक्रीज करते हुए टर्न नहीं कर रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अब इसमें टार्क नहीं है, टर्निंग इफेक्ट नहीं है, यानी कांस्टेंट स्पीड होगी तो इसमें कोई टार्क नहीं होगा। कांस्टेंट स्पीड से रोटेशन होगी तो हम इसको टार्क नहीं कहेंगे। अब इसको ऑफ करते हैं, जब इसको ऑफ करेंगे तो अब क्या होगा, इसकी विंग्स की, फैन के विंग्स की स्पीड डिक्रीज होगी। अब स्पीड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज करते हुए ये टर्न कर रहा है, डिक्रीज करते हुए वेलोसिटी को, अब ये टर्निंग होगी। स्पीड इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, तो इस दौरान रोटेशन को हम टर्निंग इफेक्ट कहेंगे, यानी टार्क कहेंगे। हाँ, अगर कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है तो इसको हम टार्क नहीं कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाहौर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने याद रखना है। कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेशन को हम टार्क नहीं कहते। हाँ, अगर वेरिएबल स्पीड से रोटेट कर रहा है तो उसको हम टार्क कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे हमने देख लिया कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस को टार्क कहते हैं। इसको हमने डिफरेंट एग्जांपल से भी देख लिया, और बहुत सारी एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में। अगर बाइक की बात करें, बाइक को जब रेस देते हैं तो उसका रेस को हम टर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में भी हम टर्न कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह चूल्हे को जब हम किचन में चलाते हैं तो क्या होता है, वहां पे भी हम टर्न कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगह पे हम टर्निंग इफेक्ट कर रहे होते हैं, यानी टार्क डेली लाइफ में मोस्टली यूज हो रहा है। इवन आप पेंसिल को शार्प करें शार्पनर से, तब भी टर्न कर रहे होते हैं, तो वो भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो अब आज इसकी एक और पॉइंट देखते हैं, डेफिनेशन एक और देखते हैं। इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन और पिवट इज नोन एज टार्क। अब दूसरा पॉइंट देखें, मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। इसके अंदर एक और कंसेप्ट हमें पता चलेगा कि कब टार्क मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। तो यहां पे देखिएगा स्टूडेंट्स, टार्क इज इक्वल टू एल इंटू एफ। एल को हम इधर कहते हैं मोमेंट आर्म, एफ को कहते हैं फोर्स। अब एफ फोर्स हो गया, मोमेंट आर्म की बात करते हैं, इसके लिए हम लेट करते हैं स्पैनर की एग्जांपल। स्पैनर क्या करता है, नट को टाइट करता है। अब स्पैनर में नट टाइट होगा, अब स्पैनर जिस पॉइंट के राउंड नट को रोटेट करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे पिवट, और उस पिवट में जो लाइन बन रही होगी उसको कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं पिवट कह लेता हूं। अब वो पॉइंट है, नट ने जिस पॉइंट के अराउंड रोटेशन करनी है उस पॉइंट का नाम हमने पिवट रखा हुआ है। जब फोर्स लगाएंगे हम स्पैनर पे, हैंडल पे, स्पैनर के हैंडल पे फोर्स लगाई तो स्पैनर रोटेट करेगा, टर्न करेगा अबाउट पिवट, इसको हम कह देंगे टर्निंग हो रही है। तो अब इस दौरान देखिएगा, पिवट से लेकर और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक जो डिस्टेंस आएगा, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे मोमेंट आर्म, और ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब यहां पे देखें, मैंने ये डायग्राम ड्रा की हुई है।
यहाँ पे ये स्पैनर है और स्पैनर पे ये पिवट पॉइंट है जिसके अराउंड इसने टर्न करना है, टर्निंग इफेक्ट आएगा। और यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं अपवर्ड। अब फोर्स अपवर्ड लगाई तो ये फोर्स इस डिस्टेंस के, ये जो मैंने रेड कलर में ड्रा किया हुआ है, यानी ये डिस्टेंस पिवट से लेकर इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स लग रही है, उस लाइन को हम कह रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर और पिवट पॉइंट तक जो डिस्टेंस आ रहा है इसको मोमेंट आर्म कह रहे हैं। और ये परपेंडिकुलर है, फोर्स इस डिस्टेंस के, ये जो रेड कलर में मैंने ड्रा किया है, फोर्स इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम नाम रखेंगे मोमेंट आर्म और इसको स्मॉल एल से लिखते हैं। तो यहां पे हमने ये लिखा हुआ है टार्क का फॉर्मूला मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। तो टार्क बेसिकली मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखनी है। ये कौन सा डिस्टेंस है मोमेंट आर्म? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मोमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा टार्क इज इक्वल टू एल इंटू एफ, ये तब ही वैलिड होगा जब मोमेंट आर्म और फोर्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब है इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, अब इधर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि टार्क किस पे डिपेंड करता है। टार्क की अगर हम बात करें तो यही फॉर्मूला जो हमने लिखा, इस फॉर्मूले में देखें मोमेंट आर्म और फोर्स आ रहा है। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स को अगर बढ़ा दें, हम इंक्रीज कर दें, तो टर्निंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब टर्न ज्यादा करेगी बॉडी, टर्निंग इफेक्ट लार्ज हो जाएगा। अब दूसरा साथ आ रहा है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म को भी चेंज करने से क्या हो रहा है? टार्क चेंज हो रहा होता है। अगर मोमेंट आर्म कम कर दिया जाए, ठीक है, हैंडल और पिवट पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कम कर दिया जाए, तो मोमेंट आर्म कम हो गया और इस दौरान टर्निंग भी क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी, ज्यादा टर्न नहीं कर सकेगा स्पैनर या कोई भी बॉडी। तो इसका मतलब है टार्क किस पे डिपेंड करता है? मोमेंट आर्म पे और फोर्स पे। और इसको हम इधर से डिफाइन भी कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो बेसिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट और लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान और फोर्स का प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम टार्क कहते हैं। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी इधर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एफ से लिखा हुआ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को स्मॉल एल से लिखा है। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम टार्क कहते हैं। और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर हमने डिपेंडेंस भी देख ली। डिपेंडेंस में देख ली ये फोर्स पे डिपेंड करता है और मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है, और ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसको देखते हैं फॉर रिजिड बॉडी। टार्क फॉर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कहते हैं हार्ड बॉडी को, जिस पे फोर्स लगाएं तो उनके पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे मैंने ड्रा कर दी, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, इस रिजिड बॉडी का ये पॉइंट है जिसको हम पिवट पॉइंट कहेंगे, यानी जिसके अराउंड रोटेशन होगी, इसको हम कहेंगे पिवट पॉइंट। और दूसरा ये पी पॉइंट है जहां पे हम फोर्स लगाएंगे, और फोर्स को मैंने ये ब्लैक कलर में ड्रा किया हुआ है। ठीक है, ये मोमेंट आर्म जिसको हम आर से कह रहे हैं, आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी का है विद रिस्पेक्ट टू ओ, जिसको हम मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाए, दूसरा क्या है, यहाँ पे फोर्स लग रही है पॉइंट पी पे। अब मैं यूं लेट कर लूं कि ये रिजिड बॉडी है, लेट ये रिजिड बॉडी है, तो ये पिवट हो गया जहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, और यहाँ ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, तो इधर यूं फोर्स लगेगी तो ये क्या करना शुरू कर देगा? ये टर्न करना शुरू कर देगा, यानी इसमें टार्क आ जाएगा। तो अब इसमें फॉर्मूला हमने बनाना है रिजिड बॉडी के लिए। तो रिजिड बॉडी के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये फोर्स के मैं कंपोनेंट ड्रा कर लेता हूँ। अब फोर्स के मैं 2 कंपोनेंट ड्रा करता हूँ। ये देखें, पहले तो ये एक्सिस लाइन है ये वाली, और इधर एंगल थीटा बन रहा है, और थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखें फोर्स है ये ब्लैक कलर में, इसके मैं 2 कंपोनेंट बनाता हूँ। ये फर्स्ट ये वाला कंपोनेंट आ गया और सेकंड ये वाला कंपोनेंट आ गया। और हमें पता है कि थीटा के सामने वाले का नाम साइन थीटा परपेंडिकुलर होता है, तो इसका नाम हो जाएगा एफ साइन थीटा, और थीटा के साथ वाले का नाम हो जाएगा एफ कोस थीटा। अब देखें हमारी बुक में ये वाले कंपोनेंट ड्रा नहीं किए हुए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें इसके पैरेलल ये वाली लाइन ड्रा कर लें। अगर ये एफ कोस थीटा है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? एफ कोस थीटा। अगर ये एफ साइन थीटा है
इसके पैरेलल और इक्वल ये लाइन ड्रा की तो इसका नाम भी एफ साइन थीटा, ये साइन थीटा है तो ये भी क्या हो गया, एफ साइन थीटा हो गया। अब देखें ये ऊपर वाली डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जो नीचे मैंने ड्रा की। अब आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही ये डायग्राम बन गई जैसे हमारी बुक में बनी हुई है। ठीक है, इसको बुक की तरह हमने कर दिया। ठीक है, पेपर में भी आप एज इट इज बुक की तरह ड्रा कर लें। ठीक है, ये एंगल आप इसी तरह इधर शो कर देंगे। अब यहां पे देखें ये एफ cos थीटा है और ये एफ साइन थीटा है। अगर आप गौर से देखें एफ साइन थीटा फोर्स आर के परपेंडिकुलर आ रही है। अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं कि मोमेंट आर्म और फोर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए टार्क में, और ये इधर अभी आपको बता के आ रहा हूं, ये फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पे भी परपेंडिकुलर देखें तो यहां पे कौन परपेंडिकुलर है, एफ साइन थीटा आर के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसी की वजह से टार्क आएगा। दूसरा कंपोनेंट देख लें एफ cos थीटा, तो एफ cos थीटा तो पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल उसकी वजह से तो टार्क आएगा नहीं। आप उसी पॉइंट में से फोर्स पास करें जिसके अराउंड आपने टर्निंग करनी है तो टार्क नहीं आएगा। जैसे मैंने शुरू में रोड की एग्जांपल बताई थी, सेंटर ऑफ मास पे जब आपने फोर्स लगाई थी तो वो वैसे सीधा आगे चली गई थी, रोड रोटेट नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे रोटेट करेगी किसके लिए, एफ साइन थीटा के लिए, क्योंकि एफ साइन थीटा आर के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों की वजह से टार्क आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आर के ऊपर एरोहेड है, इधर एरोहेड नहीं लगाया तो ये मैग्नीट्यूड है, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आर एफ साइन थीटा। अब देखें ये जो आर है ना, हम इसको कंपेयर करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला था टार्क का वो क्या था, टार्क इज इक्वल टू एल इंटू एफ था। तो यहाँ पे एल की जगह मोमेंट आर्म क्या है, मोमेंट आर्म यहाँ पे आर है और एफ आर है, और एफ फोर्स कौन सी है, एफ साइन थीटा है। मतलब वही फॉर्मूला कंपेयर करने से बन गया कि एफ यहाँ पे एफ था, यहाँ पे एफ साइन थीटा कंपोनेंट है फोर्स का, और मोमेंट आर्म एल की जगह यहाँ पे आर आ रहा है, रीअरेंज किया तो ये बन गया। और ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये डायरेक्शन हमें बताएगा। अब देखें इसकी हम वेक्टर फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो वेक्टर फॉर्म के लिए यहाँ पे मैंने एन हेड लगा दिया और दूसरी तरफ यहाँ पे एरो हेड लगा दिया, तो ये बन गया वेक्टर फॉर्म। इसको हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे आर क्रॉस एफ। चूंकि आपने ये सेकंड चैप्टर के पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट में, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, और साथ आ जाएगा एन हेड। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन हेड। तो ये अगर इधर भी आप देखें तो आर क्रॉस एफ को ओपन करें तो आर एफ साइन थीटा इंटू एन हेड आएगा, यानी इसको क्लोज करके क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दिया। और क्रॉस प्रोडक्ट का ही हम दूसरा नाम रखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखें हमने कंपोनेंट ड्रा किए थे फोर्स के, हमने फोर्स को रिजोल्व किया था, यानी फोर्स के हमने कंपोनेंट ड्रा किए थे। अब हम कंपोनेंट ड्रा करने जा रहे हैं आर के, तो आर ये वाला वेक्टर है, यहां पे हम आर के कंपोनेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट आर है हमारे पास, इसके टू कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट बनेगा ये हम लेट कर लेते हैं, इसका ये फर्स्ट कंपोनेंट बन रहा है और ये वाला इसका सेकंड कंपोनेंट बन रहा है। एक्चुअली में एंगल यहाँ पे ये थीटा बन रहा है, चूंकि ये एंगल थीटा ये एक्स एक्सिस से है। ठीक है, एक्सिस लाइन से है, और यही लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये इधर को आ रही है लाइन, और ये फोर्स वाली लाइन को इधर ड्रा करूँ तो ये आ रही है। तो देखें ये जो एंगल बना था इन टू लाइंस के दरमियान था, अगर इन्हीं लाइन को बैक ले जाएं, इन्हीं लाइंस को बैक ले जाएं तो ये एंगल भी वही होगा जो ये एंगल था। अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, तो दोनों एंगल इक्वल है। अब इस एंगल को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, तो एंगल अगर इसकी बात करूँ तो थीटा के सामने वाले का नाम होगा आर साइन थीटा, और थीटा के साथ वाले का नाम हो जाएगा आर कोस थीटा। अब यहाँ पे भी कंपोनेंट बन गए। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो लाइन है इसके पैरेलल और इक्वल ये मैंने ड्रा कर दी, तो इसका नाम भी आर साइन थीटा हो जाएगा अगर इसका नाम आर साइन थीटा है। अब आ जाए ये जो लाइन बन रही है इसका नाम हमने रखा हुआ है आर कोस थीटा, तो इसके इक्वल और पैरेलल लाइन मैंने ये ड्रा कर दी, इसका लाइन का नाम भी हो जाएगा आर कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम आर कोस थीटा है, इसका नाम भी आर कोस थीटा हो गया। अब देखें हमारी बुक में जो डायग्राम ड्रा की हुई ना, ये नीचे वाली लाइंस नहीं है, इनका मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि बुक वाली डायग्राम यहाँ पे ड्रा हो जाए। अब देखें ये हमारी बुक में डायग्राम ड्रा की हुई है, तो ये आर साइन थीटा है और ये आर कोस थीटा है। अब देखें परपेंडिकुलर कौन है, क्योंकि फोर्स टार्क आएगा तब जब परपेंडिकुलर होगा मोमेंट आर्म और फोर्स। तो यहाँ पे देखें ये एफ फोर्स है, ठीक है, और ये ग्रीन कलर में
ये ग्रीन कलर में मूवमेंट ऑफ आर्म है जिसको आर साइन थीटा से लिखा हुआ है, कंपोनेंट है इसका, और ये फोर्स है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया हुआ है आर साइन थीटा परपेंडिकुलर टू एफ। अब इन परपेंडिकुलर को ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आर एफ साइन थीटा। ये अगेन मैग्नीट्यूड है, इसकी आप डायरेक्शन यानी वेक्टर फॉर्म आप बना सकते हैं। अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, एन हेड लगा दें, इधर एरो हेड लगा दें, तो वही ऊपर वाली ये फॉर्म बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म अगेन इसकी बन जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन हेड आ रहा है, एन हेड यूनिट वेक्टर है जो कि हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ टार्क, टार्क की डायरेक्शन बताएगा। अब टार्क की डायरेक्शन कैसे बताएगा, इसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। और राइट हैंड रूल क्या होता है, अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो आप उस रोटेशन की डायरेक्शन में फिंगर रखेंगे, थंब इरेक्ट रखेंगे और थंब ही डायरेक्शन बता रहा होगा उस रोटेशन की, और यहाँ पे टर्निंग फैक्ट की यानी टार्क की डायरेक्शन थंब बताएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है किसी प्लेन में, तो इसकी जो हमने रोटेशन से देखा टार्क थंब के लॉन्ग आ रहा है, तो ये जो थंब होगा यानी एन हेड होगा, ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही थी। तो यहाँ पे एन हेड भी क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में हमारे पास मोमेंटम और फोर्स है। और मोमेंटम फोर्स में अगर आर क्रॉस एफ आ रहा है, अगर फिंगर्स को आर से एफ की तरफ टर्न कर दिया जाए तो हमारे पास थंब इरेक्ट होगा। तो ये यूं लेट कर लें, ये आर है और ये एफ है, सपोज कर लेते हैं ये आर है और ये एफ है। तो आर से एफ की तरफ टर्न किया, थंब इरेक्ट रखा, तो थंब प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है जिसमें आर और एफ आ रहे हैं, इस प्लेन के थंब परपेंडिकुलर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके चंद पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस टॉपिक के लास्ट पे दिए हुए हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम यूनिट देख लेते हैं इसका, टार्क का यूनिट क्या होता है। तो देखिए फार्मूले से अगर हम बनाएं यूनिट तो फॉर्मूला आता है मोमेंटम इनटू फोर्स। तो मोमेंटम चूंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर होता है, और साथ फोर्स आ रहा है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो इसको फिर हम यूं लिख लेंगे न्यूटन इनटू मीटर, तो ये इसका यूनिट आ गया। ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन भी हम बना सकते हैं। आप ऐसे यूनिट्स में इसको लेके आए, न्यूटन को अगर हम ऐसे यूनिट में लिखें तो यह होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 7 मीटर आ रहा है। मीटर को मीटर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन यूनिट से लिखते हैं। तो यूनिट से अगर आप डायमेंशन लिखें तो किलोग्राम चूंकि मैस का यूनिट है तो मैस की डायमेंशन को कैपिटल एम से लिखते हैं, और साथ आ जाए मीटर लेंथ का यूनिट है तो लेंथ को एल से लिख देंगे डायमेंशन को, और सेकंड टाइम का है तो पावर वैसे ही रहेगी। तो ये हमारे पास टार्क की डायमेंशन भी आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होती है डायमेंशन वाली, इधर बुक में नहीं दी हुई, लेकिन हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसमें फार्मूला आएगा, क्वांटिटी आएगी, तो उसकी हम डायमेंशन भी साथ देखा करेंगे। अब आ जाए दूसरा पॉइंट है एनालॉगस ऑफ फोर्स। टार्क बेसिकली फोर्स का एनालॉग है, यानी इसको बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, टार्क इज एनालॉगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। यानी इसको यूं कह दें कि फोर्स, जैसे मैंने शुरू में आते बताया कि फोर्स जब लगाएंगी तो बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, और जब टार्क एक्ट करेगा तो बॉडी क्या करेगा, टर्न करेगा। यानी फोर्स और टार्क में क्या फर्क है, फोर्स लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन पैदा करेगी, और टर्निंग फैक्ट क्या कर रही है, टर्न कर रही है, रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ये इसमें आ गया, इसको बुक में लाइन लिखी हुई है, टार्क इज एनालॉगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। अब आ जाए तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाए। फोर्स, ये न्यूटन साइकिल हमने पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे जो फोर्स होती है वो लीनियर एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करती है। अगर हम एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो फोर्स से डिटरमाइन कर सकते हैं। हाँ, अब टार्क की टर्म में इसको बात करते हैं। जहाँ पे फोर्स कहा था वहां पे हम टार्क कह देंगे, जहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन कहा था वहां पे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कह देंगे। तो अब इधर से यूं कह देंगे, टार्क डिटरमाइन एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स के लिए हमने कहा था फोर्स डिटरमाइन लीनियर एक्सेलरेशन, टार्क की टर्म में कहेंगे तो टार्क डिटरमाइन एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाए, लास्ट पॉइंट है इसका कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो टार्क नहीं होता। ये अभी मैंने आपको फैन की एग्जांपल दी थी कि फैन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो उसमें टार्क नहीं है।
हाँ, अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है तो फिर टार्क होगा। तो हमारी बुक में यूं लिखा हुआ है, हमने ये पढ़ा भी हुआ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, जब एक्सेलरेशन ही जीरो होगा तो टार्क भी जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, वेलोसिटी कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये आपने पहले मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है और इधर भी नाम से जाहिर है, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हम कहते ही चेंज इन वेलोसिटी को है, तो वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो हम कहते हैं यहाँ पे टार्क भी जीरो है। ठीक है, इसको यूं हम मेंशन करेंगे। तो ये इसके 3 पॉइंट्स बन गए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर एक्सेलरेशन जीरो तो टार्क भी जीरो होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया टॉपिक। ठीक है, चूंकि ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था क्लास में, तो लास्ट ये वाले पॉइंट्स रह गए थे वो आज मैंने बता दिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और हम स्मार्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। लाहौर बोर्ड में भी स्मार्ट सिलेबस ही आएगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।